मेरा शौहर रात को बच्चों के सामने ही मेरे करीब आता। बेड हिलने की वजह से बच्चे उठ जाते थे। मैं बहुत परेशान थी। हम एक कमरे के मकान में रहते थे। बच्चे बड़े होने लगे थे। मेरे शौहर को काफ़ी बार रोका लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होता। एक रोज़ मैं बाज़ार किसी काम से गई। जब वापस आई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरा 15 साला बेटा मेरी 12 साला बेटी को कमरे में बेड पर। कल की सारी रात शौहर के साथ वक्त गुजारने में बहुत ज़्यादा थक जाती थी। मेरे जिस्म में थकावट की वजह से शदीद दर्द होता था। लेकिन आज रात फिर मेरे शौहर ने मुझसे वही मुतालबा किया। मैं थक चुकी थी। कई बार उसे कह चुकी थी कि बच्चे जवान हो गए थे, वो सब कुछ समझते हैं, आप थोड़ा एहतियात क्या करें। लेकिन वो शख्स, उसको मेरी कोई भी बात समझ ना आती थी। इस बात का नतीजा मैं खुद देख चुकी थी और मैं ये चाहती थी कि मैं अपने शौहर को वह सारी हकीकत बताऊं, लेकिन शर्म के मारे मैं ना बता पाती थी क्योंकि यह बात करना मुझे ज़ैब न देता था और वह भी अपने ही किए की बात उससे कहूँ। मेरा शौहर नईम ये नहीं जानता था कि बच्चों की यही उम्र होती है जिस उम्र में अच्छाई की तरह रुग़बत हासिल करते हैं या फिर बुरे कामों में दिलचस्पी लेना शुरू हो जाते हैं। बच्चे कम उम्र में ही अपने वालिदैन से सीखते हैं और जब वे सब कुछ सीख जाते हैं तो फिर वे उसको अपनाना चाहते हैं और बिल्कुल मेरे बच्चों ने भी ऐसा ही किया था। रात के वक्त जब नईम और मैं करीब आते थे और हमारे इस काम करने से बच्चे उठ जाते थे, मैंने कई बार नोट किया था कि वे जाग रहे होते थे लेकिन हमें कुछ नहीं कहते थे। दर हकीकत हमारा एक ही कमरा था, एक किचन और बाहर छोटा सा सहन था। बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ हम इस घर में गुजारा कर रहे थे। पहले तो बच्चे नहीं थे, मैं इस घर में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि हमारी फैमिली बड़ी हो चुकी थी और बच्चे भी दिन पे दिन जवान होते जा रहे थे। इसलिए मैं चाहती थी कि हमारा घर बड़ा हो ताकि बच्चे भी पुरसुकून माहौल में परवरिश पाएं और मैं भी अपने शौहर की बात मान सकूं। लेकिन ये सब कुछ आसान ना था। अभी हमारे हालात इतने अच्छे ना थे कि हम एक बड़ा घर खरीद सकते। इसी घर में गुजारा करना था और उनके साथ ही मेरे शौहर की ये डिमांड मुझे मज़ीद शर्मिंदगी का बायस होना पड़ता था। मैं उन ख़वातीन में से नहीं हूँ जो अपने शौहर से हर वक्त करीब आने का मुतालबा करती और कहती कि उनके शौहर उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे। मुझे बहुत ही अजीबोगरीब लगता था जब मेरे शौहर मेरे रोकने पर भी रात को मुझसे वह सब कुछ करता था जिसके लिए मैं ना मानती थी। शायद बच्चे भी हमें कई बार यह सब कुछ करता हुआ देख चुके थे, इसलिए उस दिन आलिया और अरसलान वो हरकत कर रहे थे। मैंने कई बार नईम को रोका था लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर हो चुका था। सारी रात उसको मेरे करीब आने का शौक़ होता था। बेशक चाहे बच्चे जाग भी रहे होते थे, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़ता था। एक कमरे में 3 बच्चे और उसके साथ गज़ब खुदा का, एक ही बेड पर वह सब कुछ करना मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन मैं मजबूर थी। अपने शौहर की बात ना मानती तो वह मुझे कई तरह की बातें करता और बहुत ही अजीबोगरीब बातें करता था। ऐसी बातें जिनको सुनने से बेहतर है कि इंसान उसकी ये बात मान ले। दर हकीकत वो मुझसे कहता था कि अगर तुम्हें मेरे साथ वह सब कुछ करना नहीं है तो किसके साथ करना चाहती हो? ना जाने तुम क्या चाहती हो। मेरा हक़ है ये सब कुछ करना और तुम अपने हक़ को फ़राइज़ भूल चुकी हो। मैं नईम से कोई और बात करती थी लेकिन वैसी बात पर ले आता था। दर हकीकत मैं बच्चों की वजह से उसको ये सब कुछ करने के लिए रोकती थी लेकिन वह सोचता था कि मुझसे करीब नहीं आना चाहती। इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन ये बात नईम को अक्सर मैं समझा ना सकती थी। इस कदर रोमांटिक इंसान मैंने अपनी दुनिया में ना देखा था। हर वक्त उसको रोमांस के अलावा और कुछ नज़र ना आता था और यहाँ तक कि मेरी सारी रात उसको रोकने और मना करने में गुजर जाती थी। यहाँ तक कि बच्चे भी हमारी आवाज़ और हिलने जुलने की वजह से उठ जाते थे। कई बार तो आलिया और अरसलान ने जब मुझसे पूछा कि अम्मी जान आप रात को इस वक्त क्या हुआ है, आप क्यों उठ रही हैं, तो मैं वहीं पर शर्मिंदगी के मारे डूब जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि उन लोगों को क्या जवाब दूँ। तब मैं उनसे कहती थी कि बेटा तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस मेरी तबीयत नहीं ठीक इसलिए मैं बेचैनी महसूस कर रही हूँ, मैं उठ गई हूँ, तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह के कई बहाने मैं उन लोगों को सुना देती थी लेकिन नईम अपनी हरकत से बाज ना आता था। मैं अक्सर उसी के बारे में सोचती रहती थी कि आज भी वह यह सब कुछ मैंने अरसलान और आलिया की हरकत को देखते हुए सोचा था और कह रही थी कि काश नईम मेरी बात मान लेते तो बच्चे इतना बड़ा गुनाह करने से बच जाते और उनके जहनों में ये बातें अभी ना आती, क्योंकि जिन बच्चों के जहन इस तरह के हो
जाते हैं, ना तो वे तालीम पर तवज्जो दे पाते और ना ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, और ये सब कुछ मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने दे सकती थी। इसलिए सबसे पहले मैंने नईम से कहा कि तुम्हें इस काम को रोकना होगा। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है तो एक और घर लो, ताकि मैं अपने बच्चों को अलग अलग कमरे में सुला सकूँ और ख़ुद भी अलग कमरे में सो जाऊँ, ताकि कम से कम बच्चे तो हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। लेकिन नईम भी मजबूर था, उसके पास भी इतने पैसे ना थे कि हम अभी अभी घर ले लेते, और ना ही हमारी हैसियत इतनी थी कि बड़े घरों में हम रह सकते हैं। लेकिन नईम ने मुझे हौसला दिया और कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत जल्द ही एक घर ले लूँगा जहाँ पर हम पुरसकून तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। मैं खामोश हो जाती थी और फिर अपने काम में मशगूल हो जाती थी, लेकिन हर वक्त हर रात मेरे लिए तलवार की तरह लटकी रहती थी। अब मुझे अपनी रातों से नफ़रत होने लगी, क्योंकि मैं इस काम से थक चुकी थी। मैं ज़रा भी इस काम में सुकून और दिलचस्पी नहीं ले रही थी, और ना ही मैं उन ख़वातीन में से हूँ कि मैं चाहूँ कि मेरा शौहर हर वक्त साथ रहे और मेरे करीब रहे। मुझे ये सब कुछ पसंद ना था, और खैर इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। जब आज रात नईम ने मुझे दोबारा उठाया तो मेरे दोनों बच्चों मेरे साथ सो रहे थे। मैं उस वक्त नईम से गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बता दूँ और ऐसी बात बता दूँ जिसके गुनहगार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। तुम कभी भी मुझसे यह सब कुछ करने के लिए नहीं कहोगे। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों की आदतें ख़राब हो रही हैं। तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश की, हर वक्त तुम्हारे दिमाग पर बस एक ही बात होती है, इतना भी इंसान को जिनसी लगाव नहीं होना चाहिए। अभी मैं यही सब कुछ कह रही थी और अपनी आवाज़ को इस कदर आहिस्तगी से बोल रही थी कि बच्चे ना उठ जाएं और ना ही वह हमारी आवाज़ सुन लें, कि नईम ने मुझे अपनी तरफ खींचा और अपना काम करना शुरू हो गया। मुझे बेहद तकलीफ़ होती थी, मैं थक जाती थी, और ये सब कुछ करने से बच्चे भी जाग जाते थे, क्योंकि बेड हिल रहा होता था। मैं खामोश हो गई। अब मुझे ये सब कुछ ज़बरदस्ती लगता था, हालांकि नईम अपने पूरे हक़ के साथ ये सब कुछ करते थे, लेकिन मैं अब इस चीज़ से थक चुकी थी। सुबह होने वाली थी और उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं बिल्कुल थक चुकी थी। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मेरी सारी ताकत ख़त्म हो गई हो और मैं बेजान हो चुकी थी, लेकिन फिर इसके बावजूद मैं उठती थी, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता था और बच्चों ने स्कूल जाना होता था। आज जब मैं उठी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या बताती। उनके सामने जो कुछ हो रहा था वह भी मैं अपने आप उसी की तरह लिए जा रही थी। नाश्ता बनाते वक्त तो मैंने उस वक्त को याद किया जब नईम और मेरा निकाह हो रहा था, और निकाह के फ़ौरन बाद नईम ने मुझसे एक बात बहुत ही अजीब व गरीब शय का मुतालबा किया था। उसको सुनते ही मुझे बहुत ही बुरा लगा था, क्योंकि जो वह चीज़ कह रहा था वह शादी के बाद ही मुमकिन थी। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं था कि निकाह हो जाए तो उसके बाद लड़के और लड़की को खुली छूट दी जाए और उनको जो दिल में आए वे करे। बेशक निकाह सब कुछ होता है, लेकिन रुखसती को भी काफ़ी अहमियत दी जाती है। इसलिए जब नईम ने मुझसे वे बात की तो मैंने उसको साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। शादी के बाद आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इस तरह का कोई रिवाज नहीं होता और ना ही ये सब कुछ मुमकिन है। लिहाजा मैं आपसे माफ़रत मांगती हूँ। ये सब कुछ कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी की है कि मैं आपसे ये सब कुछ कह रही हूँ। खैर इसी तरह वो शाम गुजर गई, लेकिन मुझे नईम की इस बात ने बहुत ही परेशान किया। उसके इस मुतालबे पर मुझे अजीब व गरीब ख़यालात आए और शर्मिंदगी महसूस हुई, और मैं सोच में गुम हो गई कि वो शख्स इस तरह के बारे में कैसे सोच सकता है। आखिर उसको शर्म ना ही होगी मुझसे ये बात करते हुए। खैर मैं फिर अपने आप को खामोश करवा देती थी और कहती थी कि लड़के जज्बाती होते हैं और उनको शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, इसलिए नईम खुशी के मारे मुझे ये सब कुछ कह रहा होगा। मैं खामोश हो गई, लेकिन हमारे निकाह के 1 साल बाद हमारी शादी हुई। उसे 1 साल में नईम ने मुझसे कई बार बाहर अकेले मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मैं उसके कहने पर एक बार भी उसके पास ना गई थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं उसकी बात मान ली तो फिर वह अपनी तमाम हदें पार कर लेगा। लेकिन उसकी वह निकाह के बाद वाली एक रात जब उसने मुझे छत पर अकेले मिलने के लिए बुलाया था, आज तक ना भूली थी। उसने मुझे एक लड़की के हाथ पैगाम भेजा जब सब सो गए थे और नईम की फैमिली का घर दूर था, इसलिए लोग जब निकाह करने के लिए आए, रात का फंक्शन था, उन लोगों को काफ़ी देर हो गई। मेरे वालिद ने कहा कि आप लोग आज रात हमारे घर ही रह जाएं। हमारी छत में एक कमरा है, वहाँ पर नईम सो जाएगा और बाकी नीचे
हम तमाम लोग एक ही जगह पर सो जाएंगे। नईम ने इस मौके का खूब फ़ायदा उठाने की कोशिश की और मुझे छत पर बुला भेजा। मुझे लगा कि शायद निकाह की मुबारकबाद देनी है या फिर वो मुझे कुछ समझाते होंगे। इसी तरह के मैंने कई और ख़यालात सोचे, लेकिन जो बात मुझसे नईम ने कही उसके बारे में मेरा दिमाग ना माना था और ना ही मेरी सोच वहाँ तक जाती थी, क्योंकि नईम ने मुझसे अकेले में मिलने के दौरान यह बात की कि वे मेरे करीब आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे कुछ वक्त मेरे साथ अकेले में छत वाले रूम पर गुजारे। जैसे उन्होंने ये बात की तो मैं शर्मिंदगी में डूब गई, क्योंकि अभी हमारी रुखसती ना हुई थी और उनको मेरे करीब आने की पड़ी थी। मैंने उनको सख्त अल्फाज में मना किया और कहा कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। शादी के बाद आप जैसा कहेंगे मैं आपको हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। मैं ये सब कुछ कहती वहाँ से आने वाली थी कि नईम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि क्या तुम वाकई मुझे छोड़कर जाना चाहोगी? मैंने कहा कि जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। और उसके साथ ही मैं वहाँ से चली गई। लेकिन बाकी ये जो रात बज चुके थे, मुझे नींद ना आई। अजीबोगरीब सवालात आ रहे थे, लेकिन मैं खामोश हो गई और सोचा कि शायद नईम मुझसे मजाक कर रहा होगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। उस एक साल में नईम ने मुझे कई मर्तबा पैगाम दिया और कई मर्तबा मिलने के लिए बाहर बुलाया, लेकिन मैं एक बार भी ना गई। और शादी के बाद जब मेरी पहली रात नईम के साथ गुजरी तो मुझे यकीन हो गया कि नईम वाकई झूठ नहीं बोलता था और मुझसे सब कुछ करना चाहता था। वह असल में हकीकत थी। सारी रात मुझसे नईम ने बेइंतहा प्यार किया। पहले कुछ अरसा तो मैं भी पुरसकून महसूस होती थी और खुश होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब नईम की वह सब पूरी आदत बन चुकी थी और हर वक्त वह यही करना चाहता था तो मैं थक जाती थी और मुझे अजीब व गरीब लगता था। यहाँ तक कि जब वो दोपहर को घर वापस आता या फिर कभी लेट जाता तो मुझे अपने साथ ही रखता था और हर वक्त मेरे करीब आने के लिए बहाने ढूंढता रहता था। ये उसकी मोहब्बत थी या फिर आदत थी, मैं उन दोनों से थक चुकी थी। अगर मैं कभी अपनी माँ के घर जाती और वहाँ पर एक आधा दिन रहने की इजाज़त लेती तो नईम पहले तो मुझे इजाज़त ना देते थे और अगर देते थे तो कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, क्योंकि रात को मुझे तुम्हारे साथ के अलावा नींद नहीं आती। कभी कभी मैं खुश हो जाती थी कि और उसको साथ लेकर जाती थी, लेकिन जैसे ही हम वहाँ जाते थे तो नईम की वही रोमांस वाली आदत शुरू हो जाती थी। मेरी अम्मी का घर बहुत बड़ा था, हम ऊपर छत पर जाकर सोते थे और नईम सारी रात मेरे करीब रहते थे। सुबह सवेरे में उठने के काबिल ना होती थी। मेरी अम्मी और अब्बू मेरी हालत देखकर परेशान हो जाते थे और कहते थे कि शायद तुम बीमार हो गई हो या फिर तुम्हारे साथ कोई और मसला है। मैं खामोश हो जाती और कहती जी अम्मी जान, मुझे बुखार है, कमज़ोरी की वजह से मैं उठ नहीं सकती। वालिदैन से कई बहाने बना चुकी थी। हमारा घर जहाँ पर मैं रुखसत होकर गई थी वो अकेला था, वहाँ पर और कोई इंसान ना रहते थे, इसलिए नईम जो भी मेरा हालत करता था मैं उसको बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन जहाँ पर मेरे वालिदैन थे, मेरे रोकने के बावजूद भी नईम नहीं रुकते थे। उनको रात के वक्त इस सब के अलावा और कुछ नहीं सूझता था और इसका नतीजा जो हमारे बच्चों की सूरत में निकला उसको देखकर नईम खुद परेशान हो गए और वे जान गए कि उन्होंने बहुत ही गलत किया है। जब उस रात भी उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती ये सब कुछ करने की कोशिश की और मैं खामोश होकर सब सहती रही और सुबह मैंने उनको अरसलान और आलिया की सारी कहानी सुनाई, क्योंकि अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपने बच्चों को एक साथ एक ही कमरे में एक ही बेड में ये सब कुछ करूं। मैंने बता दिया जब मैं कुछ अर्सा पहले फारिया के साथ बाज़ार सामान लेने के लिए गई तो आज इतवार का दिन था। पूरे हफ्ते का काम एक तरफ और इस इतवार का काम एक तरफ होता है। उसने ना सिर्फ घर की सफाई बल्कि वॉशिंग मशीन लगाना और बच्चों की यूनिफॉर्म धोना और फिर उनको इस्त्री करना मेरा मामूल बन चुका था। लेकिन उसके साथ ही आज मुझे बाज़ार जाना था, घर का कुछ सामान लेना था और मेरी छोटी बेटी फारिया को इसी जुम्मे को सालगिरह थी और मैंने उसके लिए सूट भी लेना था। ये सोचकर सुबह सवेरे मैं जल्दी उठ गई और काम में मशगूल हो गई, लेकिन मेरा जिस्म चकनाचूर हो चुका था। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई काम नहीं कर सकती। थकावट ने मेरे पूरे जिस्म पर हमला कर लिया था और थकावट हावी हो चुकी थी। खैर मेरे बच्चे भी अभी छोटे थे, वे सो रहे थे कि मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और उनके साथ सारा काम निपटाने की कोशिश की। इसी तरह काम हो गया और मैं अपना एक छोटा बेटा घर पर छोड़ गई और एक बेटी आलिया और बेटे अरसलान को घर पर छोड़ गई थी, क्योंकि फारिया और की सालगिरह थी इसलिए मैं उसको साथ ले गई थी। आलिया और अरसलान ने कहा कि तुम दोनों घर पर रहो, किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ना ही घर से बाहर जाना है। मैंने आलिया से कहा कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, मैं 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। इससे पहले अगर हमारे जानने वालों में से कोई भी हमारे
हमारे घर आए तो दरवाज़ा मत खोलना। दर हकीकत मैं हर बुरे वाक़यात से डर चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी गैर मौजूदगी में किसी मुसीबत में फँस जाएँ। इसलिए मैं उनको जहाँ भी जाती थी यही ताकीद करके जाती थी कि मेरे अलावा और अपने वालिद के अलावा किसी और के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना, और वह ऐसा ही करते थे। लेकिन जब आते हुए मुझे ये ख़्याल आया कि क्यों ना मैं दरवाज़ा बाहर से बंद कर लूँ ताकि लोग यही समझें कि इस घर में कोई नहीं है। तो मैंने आलिया से कहा कि तुम्हें अंदर से दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आज मैं बाहर से दरवाज़ा बंद करके जाऊँगी। वैसे भी मैं थोड़ी वक्त तक आ ही जाऊँगी, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ कहकर मैं और फारिया बाज़ार आ चुके थे। हमें 1 घंटे की बजाय 2 घंटे लग गए। टाइम इस कदर जल्दी गुजर गया कि मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने आकर अपने घर का दरवाज़ा खोला। फारिया से कहा कि सामान को अंदर कमरे में ले जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैं पानी लेकर आ रही हूँ, तुम्हें भी दूँगी और ख़ुद भी पीऊँगी। ये कहकर मैंने दरवाज़े को अंदर से बंद किया और किचन में चली गई। लेकिन जैसे ही मैं किचन में गई तो एक ऐसा मंज़र मैंने देखा जिसको देखते ही मेरे कदमों के तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अपने ही बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं। तभी मैंने सोचा कि इस सब में उनकी कोई गलती नहीं, कोई कसूर ना था, ये सब कुछ अपनी जगह से हो रहा था। मैं कई बार आपको रोक चुकी हूँ लेकिन आप रुकने का नाम नहीं लेते। हर वक्त आपको एक ही काम सूझता रहता है और वह था मेरे करीब आना। उसके इस रवैये में मैं भी तंग आ चुकी थी। बच्चे जवान हो चुके थे और वे हर बात समझ रहे थे। बच्चों की ये उम्र चल रही थी कि वे हर बात को वैसा ही करने की कोशिश करते थे जैसे कि हम करते थे। इस बार की उन्होंने हद ही पार कर दी। न जाने वो ये सब कुछ सोच भी कैसे सकते थे। मेरे तो दोनों बहन भाइयों से एतबार ही उड़ चुका था। आलिया और अरसलान की हरकत जो मैंने आज अपनी आंखों से देखी थी उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। मुझे चैन सुकून ना आता था और मैं इस चीज़ पर मजबूर हो गई थी कि कभी भी मैं अपने बच्चों को अकेला घर पर ना छोड़ कर जाती थी। या तो तीनों को साथ लेकर जाती थी या फिर खुद ही कहीं नहीं जाती थी। ये सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी का शेवा बना लिया था। अरसलान और आलिया की हरकत ने मुझे पागल करके रख दिया। मैं शदीद गुस्से में थी और मैं आज आपकी इस हरकत से तंग होकर ये सब कुछ आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने ये सारी कहानी नईम को बताई तो उन पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। इतना ही नहीं, मैंने उनको यह सब कुछ रोकने पर मजबूर कर दिया तो ये सुनकर नईम के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वे ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनका ये सब कुछ करना उनके बच्चों पर असर डाल सकता है। मैं तो उनको कई बार कह चुकी थी कि बच्चे हमें देखते हैं, वे जाग रहे होते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखा करें, लेकिन उनको मेरी बात समझ ना आती थी। जब मैंने उनको एक ख़तरनाक हकीकत से आगाह किया तो वे जान गए थे, खुद ही शर्मिंदा होने लगे और उसके बाद उन्होंने मुझसे किसी किस्म का कोई मुतालबा ना किया। अब जब तक इस घर में रहे उन्होंने मुझे कभी भी अपने करीब आने के बारे में ना कहा था। ये सब कुछ बताने के बाद मेरी ज़िंदगी भी सुकून में आ गई थी और बच्चे पर भी मैं सख्त कड़ी नज़र रखती थी। उसी दौरान जब एक दिन मुझे ज़रूरी काम के साथ दोबारा घर से बाहर जाना पड़ा और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं बच्चों को भी साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी और उनको घर छोड़ कर गई, तो जब मैं वापस आई तो मैंने दोबारा वही सूरत हाल देखा। कुछ अरसे बाद बच्चों को जब दोबारा ये सब कुछ करने का मौका मिला तो वे बाज ना आए। हालांकि उनकी खातिर नईम भी रुक गए थे और अपनी तमाम रोमांस वाली आदत को ख़त्म कर चुके थे, लेकिन बच्चे के दिमाग में जो उन्होंने डाला था वह बैठ गया था और वे अपने आप को इस राह पर लेकर जा रहे थे कि एक दिन वे खुद ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करने वाले थे। मैं उनकी माँ थी, ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। हालांकि इस बार मैं फारिया को भी घर छोड़ कर गई थी और मैं कह कर गई थी तीनों एक साथ बैठने और कोई भी गलत हरकत करने की ज़रूरत नहीं। तुम लोग बहन भाई हो। और इसी तरह के मैंने कई उन लोगों के सामने जज्बाती अल्फाज कहे, लेकिन उनको ज़रा असर ना हुआ। उनके दिमाग पर जो बात बैठ चुकी थी वह कभी ना उतरी। मैं जब वापस आई तो फारिया हमारे कमरे में बेड पर सो रही थी। आलिया और सलान दोबारा मुझे किचन में मिले, लेकिन इस बार वे बहुत ही बेहुदा तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे और अजीब व गरीब बातें करके हंस रहे थे। मुझे उनकी ये बात भी बुरी लगी थी। मैं चाहती थी कि वे बहन भाई हैं और एक हद में कर खुद से बात करे। मैं जैसे गई तो आलिया मुझे देखकर हक्का बक्का होने लगी और मैंने उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें मैंने मना किया था ना कि भाई के करीब नहीं जाना और ना ही उससे किसी किस्म की कोई बात करनी है, तो फिर ये सब कुछ क्या है। तब आलिया ने कहा कि अम्मी जान आपको क्या हो गया है, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। कुछ अरसे पहले जो नादानी मैंने की थी उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तो मैं भाई के साथ हंस रही थी। हम अपने स्कूल में क्लास फेलो की बात पर हंस रहे थे। यह अब सब कुछ क्या
क्या कर रहे हैं। जैसा ही आलिया ने मुझे ये सब कुछ कहा, मैं थोड़ी मुतमईन हुई और उन दोनों से कहा कि कमरे में जाओ और बैग खोल कर पढ़ने बैठो। मैंने पानी पिया और कहा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशान होने लगी हूँ और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए मेरी सोच में हर वक्त यही घूमता रहता है। और जैसे ही मैंने उन दोनों को करीब देखती हूँ तो मुझे फ़ौरन वही बात याद आ जाती है। खैर, मैंने किचन से पानी पिया और वापस कमरे में आ गई। शाम को मेरे शौहर ने मुझे एक ऐसी खबर दी जिसको सुनते ही मैं फूले ना समाई। उसने मुझे बताया कि अब तुम्हारी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से एक घर मिल गया है। यह घर बहुत ही खूबसूरत है और उसमें बहुत बड़ा सहन है, 4 कमरे हैं, किचन है और स्टोर रूम भी है। तुम देखोगी तो हैरान हो जाओगी। हम कल ही उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने यह सब कुछ सुना तो खुदा का शुक्र अदा किया और नईम को जो बात मैंने बताई थी जो उसके दिल पर लगी थी, क्योंकि वह अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं कर सकता था और ना ही उनके जहन को बिगाड़ सकता था, इसलिए उसने जल्द ही अपने अफसर से बात की और घर का इंतज़ाम किया। हम एक दिन बाद घर में शिफ्ट हो गए। यह घर हमने किराए पर दे दिया और वहाँ पर पुरसुकून रहने लगे। आलिया को मैं अलग कमरे में सुलाती थी और अरसलान को भी अलग कमरे में सुला देती थी। फारिया भी आलिया के साथ सोती थी। उसके अलावा मैं और नईम अलग कमरे में सोने लगे और मेरी ज़िंदगी कुछ सुकून में आ गई। अब नईम की आदत भी थोड़ी संभल चुकी थी। वो कभी कभी मेरे करीब आते थे और इस तरह मुझे भी खुशी और राहत महसूस होती थी। हर वक्त का करीब आना मुझे ज़रा पसंद न था। अब तो हमारा कमरा भी अलग हो चुका था। मैं मुतमईन और पुरसुकून होकर उसकी हर बात मानती थी और इसी तरह हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरने लगी। लेकिन मुझे जब भी आलिया और सलान की वह बात याद आती तो बेहद तकलीफ़ होती और मैं शर्मिंदगी के मारे झुक जाती, क्योंकि बच्चों के जहन में अब भी हमारी वो हरकतें याद होंगी, वो बेड का हिलना और नईम और मेरा करीब आना बच्चों को अब तक याद होगा। मुझे ये सोचकर बड़ी शर्म आती है। जब भी मेरे बच्चे आपस में बैठकर बचपन की यादें याद करते हैं और अपनी यादों को ताज़ा करते थे तो मैं वहाँ से उठ जाती थी, क्योंकि उनकी यादों में हमारा करीब आना और वह रोमांस करना भी आता था। इसलिए मैं उनकी महफिल में ना बैठती थी और काम का बहाना करके उठकर चली जाती थी। खैर, ये सब कुछ भी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी तरह वक्त गुजरता गया, बच्चे जवान होते गए। अरसलान मेरा सबसे बड़ा बेटा था और मैं चाहती थी कि इससे पहले मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी करूं, क्योंकि वह भी जवान हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि पहले उनकी भाई की शादी हो और उसकी बीवी आए और मेरी बेटियों पर कई किस्म की बातें करे। इसलिए बेहतर यही था कि हम आलिया और फारिया की पहले शादी करते और मैंने यही किया। उनके मुनासिब रिश्ते ढूंढकर मैंने उनकी शादी बहुत ही अच्छी जगह कर दी और वह अपने घरों में बेहद खुश और मुतमईन रहने लगी। इसके बाद मैंने अपने बेटे अरसलान की शादी की। जिस लड़की से शादी की वे बहुत ही मासूम और ख़ूबसूरत लड़की थी। उसने आकर बहुत जल्द हमारे घर को संभाल लिया। घर के तमाम जिम्मेदारियां उसने ले ली और मुझे तमाम जिम्मेदारियों से जान छुड़वाना पड़ी। काफ़ी अरसे बाद मैंने अपने तमाम हुकूक और फ़राइज़ पूरे किए, लेकिन अब बारी है मेरी बहू की कि उसने मुझे वह सारी खुशियाँ अता की जो मैं उनसे चाहती थी। और बहुत जल्द खुदा ताला ने हमारे घर में एक नन्हा मेहमान भेज दिया, जिसकी खुशी में दिन रात हम बातें करते हैं और इस्तकबाल के लिए रोज़ महफिल सजाते थे। इसी तरह मेरे बेटे अरसलान का बेटा अयान पैदा हुआ। हमने इसकी पैदाइश पर इस अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत दावत रखी, जिसमें तमाम रिश्तेदारों को बुलाया। अब इसी तरह मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों के साथ खुश और खुर्रम तरीके से गुजर रही है। धन्यवाद दोस्तों।